हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुमेर देशमुख। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है जो कि 7 टाइम नेशनल चैंपियन है और प्रो पंजा लीग के एथलीट है और इन्होंने शेरू क्लासिक में भी मेडल जीते हैं। और आइए बात करते हैं इनकी लाइफस्टाइल के बारे में, इनके जर्नी के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में, इन्होंने क्या क्या फेस किया इनके स्ट्रगल में। आज हमारे साथ है मोहसिन शेख, ये आर्म रेसलिंग चैंपियन है। तो आइए मिलते हैं इनसे और बातें करते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट में वेलकम है सर आपका। कैसे हो सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मुझे मौका दिया और यहाँ कुछ मेरी लाइफ की जो जर्नी है ये बताने का। आर्म रेसलिंग जो है वो कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? आपकी जर्नी क्या थी उसके अंदर, आपका स्ट्रगल, आपका डेडिकेशन, और आपने कैसे उसे शुरुआत में स्टार्ट किया, किसके ज़रिए स्टार्ट किया? आज हमें बताइए आपकी जर्नी पूरी। जैसे कि पहले 2012 में हमारे मोहल्ले में रेंगटीपुरा में से हूँ मैं, रेंगटीपुरा हम्म। तो वहाँ रहता हूँ मैं। तो हमारे कुछ बड़े भाई लोग खेलते थे आर्म रेसलिंग 2012-13 में। तो मुझे भी एक ऐसा शौक था, तो हम लोग है तो गाड़ी पर खेलते थे। गाड़ी पे टू खेलते व्हीलर खेलते, पे। हाँ, टू व्हीलर्स हाँ के हाँ। सीट पर हम लोग खेलते थे। बहुत सारे हम फ्रेंड सर्कल था हमारा माशाल्लाह। अच्छा। तो उसमें हम खेलते थे हम लोग, तो उसमें बहुत मज़ा आता था। फिर हमारे बड़े भाई लोग जो है, मेरे उस्ताद जो है, जिनको लाला टाइगर के नाम से पहचानते हैं सब, उनका नाम मुजाहिद है। और उनके जो उस्ताद थे इब्राहिम भाई, वो भी मेरे भी उस्ताद है। पहले उन्होंने मुझे बताए कि आर्म रेसलिंग क्या है। हम लोग खेलते थे, उन्होंने देखे बच्चे लोग बहुत अच्छे खेले हैं। फिर लोकल में एक कंपटीशन हुआ, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें मेरा कुछ लगा नहीं, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई कोई नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हम्म। आगे बहुत है। फिर मैंने वापस फिर गाड़ी पे हम लोग खेलने लगे। जैसा हमारा कोई पर्सनल टेबल भी नहीं था, ना कोई बैक सपोर्ट था हमारे को। हम बस ऐसे ही खेलते थे, बस हंसते खेलते। कौन सी एज से स्टार्ट किया था आपने? मैंने स्टार्ट किया था 13 साल की उम्र से 13 साल मेरी। के थे आप? 13 साल। तो ऐसे ही बस खेलते रहे हम, थोड़ा 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 गाड़ी पे खेलते रहे, थोड़ा परफेक्ट लगा हमारे को। हम्म। तो एक हमारा ग्रुप बना, फिर लाला टाइगर बोल के ग्रुप है हमारा, वो ग्रुप बना 2014 में। फिर उसमें मैंने पहला फिट किया जालना में, मराठवाड़ा श्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरा गोल्ड लग गया पहले ही उसमें। फिर दूसरी बार अपने कटकड़ी गेट पे हुआ था एक कंपटीशन, वहाँ भी मेरा गोल्ड लग गया। फिर इसी तरीके से फिर मैं नेशनल गया। नेशनल में भी मेरा तो सिल्वर लगा। स्टेट फर्स्ट स्टेट टाइम में भी सिल्वर लग गया। लगा? फर्स्ट टाइम ही सिल्वर लग गया, और स्टेट में तो फर्स्ट टाइम गोल्ड लग गया था, तो आप महाराष्ट्र एक स्टेट। पर्सनली ट्रेनिंग करते थे या फिर आप फेडरेशन के थ्रू नेशनल के लिए? जो नेशनल है तो फेडरेशन के थ्रू खेले हमने, नागपुर में हुआ था वो। हम्म। और स्टेट भी हमारा नागपुर में होता है, महाराष्ट्र स्टेट। तो पहले स्टेट खेलना पड़ता है, उसके बाद फिर नेशनल खेलना पड़ता है। अच्छा। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे नेशनल खेला। नेशनल के बाद फिर मेरे उस्ताद लाला टाइगर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। जैसा मैं था एक गरीब घर से, जैसे मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया था और मैं गरीब टप्पे से था। मेरी अम्मी मेरे को बोलती थी मत खेल, कुछ भी नहीं है, मतलब अपने पास क्या करेंगे, मतलब खेलो मत, हाथ वाथ टूट जाएगा, क्या करेंगे। तो इस तरीके से मेरी लाइफ है। हाँ जी। लाइफ में जो करा हो ना मैंने, कोई नहीं कर सकता है, कि हम गरीब थे। हाँ जी। कोई नहीं, बहुत अचीवमेंट हो गया अभी। जैसे मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद फिर तो वालिद साहब के काफ़ी करीब लगता है आप। हाँ, जरा घर में कोई था नहीं इसके हम्म। लिए। मेरी अम्मी ने बहुत मेहनत करे, बहुत ज़्यादा, हमारे लिए। हम छोटे थे सब, बहुत मुसीबतें उठाई उन लोग ने। उसके बाद अल्लाह ने धीरे धीरे दिया। हमारा भाई ये बड़ा, उन्होंने मेहनत करे, फिर मैंने भी किया मेहनत। लेकिन आर्म रेसलिंग को मैंने नहीं छोड़ा। मुसीबतों के बाद भी आपने आर्म रेसलिंग की, बहुत बड़ी बात है ये। आजकल के लोग हार मान लेते हैं। टाइम पे मैं किसी के भी साथ चल जाता था काम पर, तो मिल जाते थे 10-5 रुपए, हम्म। अम्मी को ला कर देता था मैं। लेकिन वो टाइम में आर्म रेसलिंग करता रहा। उस टाइम पे खर्चा भी बहुत आता था आर्म रेसलिंग हम्म। को। मेरे साथ उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। तो वो उनके खर्चे से मुझे लेके आते थे खेलने के लिए।
और जैसे मेरे खिलाफ भी कोई बोला तो वो आवाज़ उठाते थे कि मेरे को भाई सपोर्ट नहीं था कुछ। जैसा मेरी आदत वादत भी नहीं थी इतनी। मैं था 45 किलो का, जब मैं खेलता था 50 किलो में। उसके बाद 55 में खेलना चालू किया, 50 किलो का हो गए। लेकिन सपोर्ट एक होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो नहीं मिला मेरी लाइफ में मुझे। तो आपने बहुत अकेले फेस किया लाइफ को, और बहुत सारे सपोर्ट भी आपको बाहर से मिले, लेकिन लाइफ अपने को लड़ना पड़ती है। अपनी लाइफ अपने को लड़ना पड़ती है, हर कोई इंसान यूज करता उसी है। से अपने को मजबूती आती है मजबूती आती कि है, दुनिया बरोबर। के बारे में मालूम पड़ता है कि क्या कैसा रहता है दुनिया। अभी दुनिया में तो ऐसा है ना कि हर कुछ अपने कुछ करना है, कुछ बनना है तो अपने को करना है। अब वो टाइम पे जब मैं आर्म रेसलिंग छोड़ देता था, तो आज मैं जहाँ बैठा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस मकाम पे पहुंचाया मुझे कि ये ऐसा मकाम है कि यहाँ हर कोई एटलीस्ट आज का, जैसे 2025 का एटलीस्ट ये मकाम पे आने को सोचता है। Yeah. मुझे बोलता है भाई मैं यहाँ कहाँ पर कैसा पहुँचूंगा, कैसा पहुँचूंगा। तो आज के लिए ये पहुँचना तो बहुत आसान है, क्योंकि आर्म रेसलिंग है जो कि ओपन चैंपियनशिप है, बहुत कोई जगह, भी हर कर जगह सकता आम है। हो गया है। जब हम लोग खेलते थे, जब इतना ग्रो नहीं था आर्म रेसलिंग, 2013-14 में हम लोग मोहल्ले में खेलते थे। बस कुछ एटलीस्ट थे महाराष्ट्र में, जो कि हम लोग ही थे, 20-30 एटलीस्ट थे, ज़्यादा थे भी नहीं। हमारा एक ऐसा रिकॉर्ड था शहर औरंगाबाद से, जैसे हम टीम जाती थी तो गोल्ड लाती थी स्टेट में, टाइटल भी हमारा होता था, हर चीज़ हमारी होती थी। तो इसी तरीके से हमने मेहनत करते रहे। और पहले तो मेरा जो फ्यूचर स्टार्ट हुआ 2012 में, मैं किसी के भी साथ जाता था, हाँ, गाड़ी पर या कहीं भी, अलग अलग टाइप अलग से आप अलग काम उसमें करते जाता था, थे। काम करता था। जो भी आपको निकलता था वो घर में देके प्लस आर्म रेसलिंग में भी आप करते थे शायद। आर्म रेसलिंग बहुत तो मैं बढ़िया। छोड़ा नहीं। मेरे अम्मी बहुत बोलते थे बेटा अपने पास कुछ है ही नहीं, इसको मत करो, हाथ वाथ टूटिएगा, पैसे कहाँ है अपने पास इतने। वही घर वालों की फिक्र रहती है तो थोड़ी। इसमें भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, उनको अच्छा ही दिखाते रहा, मैं गोल मारते रहा, वो खुश होते थे। हाँ। लेकिन उनकी खुशी वो वाली नहीं रहती थी कि कुछ है नहीं हमारे पास, क्यों खेलता है, फिर भी ऐसे बोलते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे को अच्छा लगने लगा। फिर मैं उनसे चोरी चुपके से भी जाता था कभी कभी खेलने के लिए, बोलता नहीं था। फिर ट्रॉफी लेके घर पे आता था, तो वो है तो रखते थे, फिर खुश होते थे। फिर हमारी छोटी बहन थी, तो वो भी बहुत खुश होती थी, मेरी पहली ट्रॉफी जो है। लाइफ बहुत टेंशन रहती है। बहुत मेहनत की है आपने, तब सफ़र किए ना, तो सही बात है ना। वो एक तो आपको पता है वो सब क्या पीता आपके ऊपर, तो फिर वो फेस किया आपने। बहुत कुछ लोग निकलते हैं इसके अंदर से, नहीं तो इतनी सारी परेशानी देख के वही हार मान लेते हैं लोग। ये पहली ट्रॉफी थी झालने में, जो मारा था मैंने हम्म। गोल्ड, उसको हमारी बहन है, उन्होंने बहुत सजा के रखे थे, बहुत अच्छे से रखे थे उसको। फिर उनके यहाँ शादी हो गई उनकी, फिर घर में अम्मी, मैं, भाई थे हमारे। अब तो कितने लोग हैं घर में? मेरी 3 बहनें, 2 तीन भाई बहनें, दो भाई। और अम्मी। जैसा अब्बा ने हमारे अच्छा करके गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नाम बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गलत काम उन्होंने भी नहीं किए ना, हमको तरबियत भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दी है, सही। हर चीज़ से रोके हमारे को। हमारा अम्मी ने जो मेहनत करे, काश कोई औरत करेंगी मेहनत हो। जब शौहर के गुजरने के बाद जो वक्त रहता है, वो बहुत कठिन वक्त होता है। वो टाइम में हमारे अम्मी ने संभाले हमारे को, हमारे अम्मी ने बहुत मुश्किलें झेले, उन्होंने बहुत सारे काम करे ऐसे ही, मतलब घर में। हमारे मामू लोग, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। हमको दे देते थे खाने के लिए, खाने के लिए कुछ था नहीं, वो देते थे हमको खाने के लिए, हम खाते थे। उनका भी शुक्र है कि उन्होंने वक्त का साथ दिया। फिर हमने हिम्मत नहीं हारे, मेरे अम्मी ने हमको लेकर चले लाइफ में। उसके बाद अम्मी की तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत टेंशन में आ गए। टाइम भी मैं आर्म रेसलिंग करता था, जब भी मैं तो उधर में कंपटीशन होते थे, वो खेलता था, और बीमार थे, जब भी मैं गोल्ड लाता था, लेकिन रख देता था लाकर, उनको नहीं बताता था। 50 रुपये से मैं होटल में काम करता था। फिर उसके बाद आम की गाड़ी लगाया, उसके बाद बहुत सारे काम किए ऐसे, बहुत सारे। क्या लोग हंसते थे हमारे ऊपर, गिल्ट फील करते थे हमारे को, मतलब
ऐसे मतलब इजी देते थे, कोई वैल्यू नहीं थी हमारी। बाकी हमारे इधर जितने थे सबके बाद अल्लाह ने अच्छा दिया था, लेकिन हम सबसे गरीब थे। हमारे रिश्तेदार में सबसे पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। यार हमारा भाई है, हमारे वालिद साहब ने उसको एक गाड़ी दिला के दिए थे। ऑटो गाड़ी के सारी का होता है, लोडिंग गाड़ी, थ्री व्हीलर, वो दिला के दिए थे मेरे भाई ने। फिर मेहनत करा, उसके बाद मैं भी करता रहा थोड़ा बहुत। तो दोनों ने कर करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर दिए। फिर हमारे भाई की भी शादी हो गई, फिर थोड़ा लाइफ स्टार्ट हो गया। फिर हमारे भाईजान है, उन्होंने मुझे तो, हमारी बहन है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मुझे समझाया। मैं जब करता था, हमारे मामू का भैंसों का तबेला था, वहाँ करता था उनके पास में, मेरे को अच्छा लगता था उनके पास। उन्होंने काफ़ी मदद की हमारी, उनके पास करता था मैं काम, भैंस वगैरह धोता था, इसी सब काम करता था, नीला धुला हर चीज़ करता था मैं। उसके बाद हमारी बहन ने हमको बताया क्या एमएस का काम है, अलमारी बनाने का, उसी को तुम, हमारे भाईजान करते थे वो काम। तो 2014 में अलमारी का काम में गया मैं, उसको हमारे भाईजान ने उनके पास मुझे सिखाए। 200 रुपये हफ्ता, 100 रुपये हफ्ता मुझे देते थे वो, उसमें हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। कि इधर भाई की भी लाइफ साइट हो गई थी, वो भी कमाते थे अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहनत किया हमारे भाई ने भी। तो उसके बाद मैंने अलमारी का काम 1.5 साल सीखा। उसके बाद फिर मैंने खुद का करा। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं, असल बात होती है लाइफ में कि हमें नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। नमाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं जो, मेरे नमाज की वजह से मैं सोचता हूँ मतलब कि अल्लाह ने मुझे जो दिया इसकी वजह से। वो टाइम पे मैं नहीं समझता, जैसा मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, जैसे मैंने तो 9वीं पढ़ा हूँ, लेकिन कभी जाते थे स्कूल में, कभी नहीं जाते थे। उस टाइम मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। स्कूल छोड़ा, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आया, मालूमात हुई हर चीज़ को, समझा हर चीज़ को मैं, धीरे धीरे माइंड में बैठा मेरे। फिर उसके बाद 2014 में अलमारी के काम में गया, वो करा, फिर वहाँ से सीखा, फिर वहाँ से और छोड़ दिया, क्या माइंड में आया था मेरे कुछ अलग, फिर वहाँ से छोड़ा, फैब्रिकेशन के काम में गया, वेल्डर काम में वो किया 6-7 महीने। फिर वापस अलमारी के काम में गया, फिर उसको अच्छे से किया। तो उस टाइम मेरा हाथ जो है बहुत हार्ड हो गया था, उस टाइम बहुत हार्ड हो गया था। और वर्कआउट को पैसे नहीं रहते थे मेरे पास। जिम में, बॉडी मास्टर जिम है हमारा, अवेश भाई का, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ जाकर मैं बैठता था, पहले देखता था बस सबको, सब खेलते थे, सब जिम करते थे, 2-2 3-3 घंटे वहाँ आकर बैठता था मैं पहले। फिर उसके बाद वहाँ अमरीश सिंह का टेबल था, जो कि हमारे मज्जू भाई का था, जो महाराष्ट्र के कोच है, वो महाराष्ट्र टीम के। तो वो लोग ने फिर हमारे को नेशनल उन्होंने लेके गए थे, मज्जू भाई ने। सभी प्लेयर को, जितने औरंगाबाद के प्लेयर हैं सबको मज्जू भाई लेके जाते हैं नेशनल खेलने के लिए। नेशनल के लिए खर्चा जो आता था, मेरे उस्ताद है लाला टाइगर, वो करते थे मेरा खर्चा पूरा, मेरे पास पैसे वगैरह नहीं रहते थे। अलमारी के काम में मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे, तो आवेश भाई कंपटीशन लेते थे, आर्म रेसलिंग का औरंगाबाद में वही लेते थे। तो उन्होंने नेहरू भवन में कंपटीशन लिए, तो मेरा क्या करना, मैं काम करते करते, जैसा 2 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो मैं 1 बजे फैक्ट्री से रिक्शा पकड़ के निकल जाता था। 10 रुपये था रिक्शे का जब शाहगंज का, तो मैं नेहरू भवन शाहगंज जाता था, शाहगंज से नेहरू भवन चल जाता था पैदल। वहाँ पर फिर जाके खेलता था, काम के कपड़े में रहते थे, उसमें कुछ टी शर्ट वगैरह नहीं, ऐसे काम के कपड़ों में जाकर मैं खेल लेता था वहाँ पर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गोल्ड लग जाता था। फिर वापस से तो फिर घर पर जाना, अम्मी को बताना, तो अम्मी चिढ़ते थे कि काम छोड़ के तू क्यों गया। तो फिर उनको नहीं समझता, उनका अलग थोड़ा एक था मतलब, वहाँ का अलग ही प्यार होता है हाँ ना। अलग ही प्यार था। तो इसके लिए फिर मैंने खेलना स्टार्ट किया। फिर और भी मैं फिर कबाड़ का काम किया, तो मेरा हार्ड वर्क तो मतलब कुछ था ही नहीं, हार्ड वर्क जो था मेरा हुनर, वो हुनर मेरा इतना हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड था, कि मेरी एक एक उंगली बोलते ये पहले से ऐसी है, मतलब शुरू से मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा हार्ड था एकदम, एकदम बाजू, जेनेटिकली लोखंड आपका की बाजू मजबूत है बोलते थे हाथ। मेरे को, हर कोई बोलते थे भाई तेरा हाथ लोखंड है। तो मैं बोलता भाई मैं लोखंड का ही काम करता हूँ। तो मैंने 5 साल वो काम किया, और वो काम के इसी की वजह से मेरा हार्ट बहुत, हाथ है तो हार्ड हो गया एकदम अच्छा खासा माशाल्लाह। फिर जिम वगैरह नहीं करता था मैं, सिर्फ आर्म रेसलिंग करता था उस टाइम पे, करके और काम करते थे। बस काम और आर्म रेसलिंग। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं 2016 में नेशनल खेला, वहाँ भी गोल्ड आया। फिर उसके बाद है तो शेरू क्लासिक खेला पहली बार, वहाँ सिल्वर आया।
मुंबई में। मुंबई में शेरू क्लासिक हुआ था, वहाँ सिल्वर आया। हम्म। फिर उसके बाद नेशनल हुआ लखनऊ में, वहाँ लेफ्ट राइट दोनों गोल्ड मारा मैंने। फिर उसके बाद वापस से नेशनल हुआ गुजरात में, वहाँ खेला। मेरा वेट था उस टाइम पे 50 किलो, मैंने खेला था 60 किलो में, वहाँ भी मेरा गोल्ड लगा। वहाँ मनी प्राइस भी अच्छा था माशाल्लाह, 5,000 रुपये कैश प्राइस था वहाँ। अच्छा। पहली बार मेरी लाइफ का 5,000 का प्राइस जीता था मैं, और किसी ने रखा था, मतलब ऐसा था। फिर उसके बाद और भी कंपटीशन हुए, औदर में खेलता रहा। औदर में फिर ऐसा एक मेरे को चांस मिल गया कि मराठवाड़ा रखे थे हमने आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, आवेश भाई ने, आज़ाद इसी सेंटर में। अच्छा। तो वहाँ है तो हमारे जो सीनियर है वो थोड़ा हार गए थे, तो मेरे को गलत लगा था चैंपियन में। तो मेरे सीनियर बोले, मज्जू लाला हमारे, क्या तेको इसको हराना है। एक हमारे भाई थे वो भी, उनका नाम नहीं बोलूँगा मैं, अच्छा। थोड़ा अच्छा है उनका अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोले भाई इनको बोले हराना है, बोले तेको। फिर मेरे उस्ताद बोले इनको हराना है। हमारे अबरार भाई जो टॉप प्लेयर थे अपने महाराष्ट्र के, उनका कॉल आया, इनको हराना है बोले तेरे को, मैं तो है ही नहीं चैंपियन के लिए, तेरे को हराना है। अपने प्लेयर सब बीट हो गए, वो पहली बार आया और पहली बार में सबको हरा दिया। उस टाइम पे मेरा वेट था 45 किलो, अपोनेंट बंदे का था 120 किलो। तो मैंने फिर डबल वेट सोचा, था आपसे? डबल वेट था मेरे से। फिर मेरे को सब फोर्स किए, मोहसिन तेरे को हराना है। और बहुत सारे भाई लोग मुझे बाबू भी बोलते हैं, अच्छा। लाड से ऐसी, मेरे घर में सब बाबू बोलते हैं मेरे को। तो मैंने फिर सोचा भाई उस्ताद, मैं बोला हाथ टूट जाएंगे या फिर गेम जीत जाएंगे अपन। हाँ। फिर मैंने खेला। फिर मेरे हमारे रेफरी थे मज्जू लाला, सेकंड रेफरी थे लाला टैगर हमारे, मेरे उस्ताद। तो उस टाइम मज्जू लाला ने फिर मैच लगाए, और मेरा ऐसा था, मेरे जैसे ये एंगल हो गया तो यहाँ कोई खींच नहीं पाता था मेरा हाथ, इतना स्ट्रांग था मेरा। कोई वर्कआउट नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बस काम करता था हार्ड वर्क की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था मेरा। तो उस टाइम फिर रेडी गो हुआ, तो मैंने होल्ड किया, होल्ड करके फिर चिल्ला चिल्ला कर, जितना मेरे अंदर जोश था, जितना मेरे उस्ताद लोग, मेरे जितने सीनियर्स हैं, उनको जिसको हराया था सबका मैंने एकदम अच्छे से एक हौसला अफजाई किया। उस टाइम रोका, सामने वाले को पूछा हूँ हराऊँ क्या, उसके बाद उसको हराया। तो वो जो खुशी थी उस टाइम में बना था, लाइट वेट का चैंपियन बना था मैं, लाइट वेट चैंपियन ऑफ चैंपियन मराठवाड़े का, फर्स्ट मैं हूँ। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि पूरे इंडिया में मैं हूँ लाइट वेट 45 किलो का बंदा चैंपियन है अपनी स्टेट में। तो ये इस बात पर मेरे उस्ताद लोग बहुत खुश हो गए, बहुत ज़्यादा, इतना वो करे मेरे को। तो मेरे को इस टाइम पे और हौसला आ गया, और भी मैचेस फिर वो हर चीज़ में मेरे को आगे करने लगे, हर चीज़ में मुस्लिम खेलेंगे, हर जगह मेरा नाम पहले, मेरे बिगर पूछने के पहले नाम लिख देते थे। फिर हम लोग जाते थे संगात खेलने के लिए हर जगह, तो बहुत सारा मज़ा आने लगा। लेकिन घर की परेशानियाँ थी, मैं उनको बोलता नहीं था कुछ। लेकिन मेरे उस्ताद लाला टैगर जानते थे मेरे को क्या क्या है अंदर की, तो मेरे को बोलते टेंशन मत लेकर खेल। हमारे इब्राहिम उस्ताद जो हमारे लाला टैगर के उस्ताद है, वो भी मेरे को बहुत मदद करते थे, वो भी बोलते थे खेल, कोई टेंशन मत ले। जैसा लाला ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, पैसे देते थे खेलने के लिए, जा, कभी वो नहीं आते तो पैसे देते थे, जा खेलने के लिए तू, मैं है तेरे लिए। बहुत सपोर्ट किया, एक बड़े भाई के तरीका सपोर्ट किया। घर से तो सपोर्ट नहीं था मेरे को, क्योंकि घर में ऑलरेडी बहुत परेशानी थी, मैं 1 रुपया भी घर से मांगता नहीं था, मांगेंगे तो अम्मी खेलने को नहीं जाने देंगी, इसके लिए थोड़ा परेशानी थी। उस परेशानी का भी बहुत सामना करना पड़ा मेरे को। फिर उसके बाद खेला, और सारे मैचेस खेलते रहा, फिर बहुत सारे गोल मारा मैं, बहुत ज़्यादा नाम हो गया। फिर उसके बाद हमारा भाई एक सलमान, उनने टिकटॉक खोल के दिया, उस टाइम टिकटॉक चलता था, तो टिकटॉक पर मैं रील डालते रहा मेरा आर्म रेसलिंग का, तो उसमें हो गया मैं वायरल माशाल्लाह। अच्छा, टिकटॉक पे मेरे फॉलोवर्स वन टाइम में, मतलब ज़्यादा टाइम में, बहुत कम टाइम में 50 के हो गए थे मेरे फॉलोवर्स, अच्छे खासे, मतलब रूटीन होते रहा। फिर 2018-19 में मैं तो और भी एक कंपटीशन था नेशनल, वहाँ खेला हूँ हैदराबाद में। वहाँ मेरा सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस था, सबसे सबसे हार्ड मेरा ही था, क्योंकि वो जो हैदराबाद में जो नेशनल हुआ था वो सबसे भारी नेशनल था। वैसा नेशनल हमने नहीं देखी अभी तक। नेशनल खेला हूँ मैंने, उस टाइम भी मेरे पास ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं था, हमारे उस्ताद ही हमको लेके जाते थे खेलने के लिए, वही आपको पूरा स्पॉन्सर कर पूरा रहे थे? वही मेरा स्पॉन्सर वही था, मतलब
तो उन्होंने लेके गए, हम गए, सब लोग खेले वहाँ, मेरा गोल्ड लग गया वहाँ, और बाकी प्लेयरों का भी गोल्ड लगा वहाँ। तो अच्छा रहा वहाँ से। फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा और भी मेरे को अच्छा लगा। फिर उसके बाद टिकटॉक बंद हो गया तो थोड़ा मेरे को नाराज़गी हो गई, उसमें मेरे 100K हो गए थे कंप्लीट। फिर उसके बाद हमारे भाई ने फिर इंस्टाग्राम ओपन करके दिया मेरे को, क्या भाई तुम इंस्टाग्राम चलाओ। फिर इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे भी ग्रो होने लगा, नाम होने लगा मेरा। तो फिर लॉकडाउन लग गया, फिर लॉकडाउन में बड़ी परेशानी आई। फिर मैंने गाड़ी लिया था, थ्री व्हीलर, कबाड़ का काम छोड़ दिया था, ऐप पे गाड़ी लिया था मैंने थ्री व्हीलर, वो चलाया। वो लिया था मैंने गाड़ी हफ्ते पे, मेरी लाइफ में पहली बार हाँ, कोई गाड़ी मैंने खुद लिया था, से कोई आपने चीज़ लिया पूरा। था खुद से। तो उस टाइम पे हमारे भाई है, जो कि आज उनके वजह से ही मैं सोचता हूँ, मतलब करने वाली ज़ात अल्लाह की, लेकिन एक ज़रिया होता है। उन्होंने, अच्छा। जैसे लाला टाइगर के बाद जो है, मतलब जो भी है, हमारे भाई है ताहिर भाई, जिसके पास आज मैं मैनेजर हूँ, उनका फैक्ट्री है फर्नीचर का, तो उनके पास ही मैं कबाड़ बनाता था। उनके भी हालात बहुत सख्त थे, लेकिन उन्होंने भी सब्र करा, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा। वो टाइम पे उनके भी हालात बहुत नाजुक थे, लेकिन अल्लाह ने उनको नवाजा। फिर उसके बाद मेरे को बाइक सपोर्ट करे उन्होंने उस टाइम पे, फिर गाड़ी दिलाई मेरे को, गाड़ी दिलाई, फिर मैंने गाड़ी लिया, वो चलाते रहा उसको। 3 साल गाड़ी चलाया मैंने, उसको फेड कर दिया पूरा अच्छे से। लॉकडाउन भी लग गया था, थोड़ा परेशानी हुआ था, हमारा कारखाना बंद हो गया था, वही गाड़ी चलाता था मैं हमारे कारखाने पे। तो जब फैक्ट्री बंद हो गया, मतलब लॉकडाउन में थोड़ा रुक गया लॉकडाउन था, में तो सब बंद था। सब बंद था, तो फिर मैं मोंडा में जाता रहा गाड़ी चलाने के लिए, मेरी गाड़ी लेकर हम्म। मोंडा जाता था। वहाँ थोड़े बहुत माल वगैरह उठा के हमाली काम मैं करता था, हम्म। उसमें आ जाते थे अच्छे खासे पैसे, घर चल जाता था हमारा। हमने बड़े गांव में घर लिए थे, हमारे अब्बा ने थोड़ा एक दो फ्लैट लिए थे, अच्छा। तो वो बेचकर, हमारे मामू है, उन्होंने हमको घर दिलाए थे। वो घर के पैसे मेरे और मेरे भाई ने, दोनों ने हमने फेड़े, वो घर खुद का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। पहली सीढ़ी हम चढ़े, जैसे कि मेरे भाई की शादी हुई, किराए का घर था। उसके बाद फिर उनकी जो लड़की हुई, वो डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह खुद के घर में आई, अच्छा। खुद के घर में आई। फिर वहाँ से थोड़ा मैं भी करने लगा काम धंधा अच्छे से, पैसे अच्छे खासे आने लगे, गाड़ी वाड़ी चलाने लगा मैं। मेरे भाई को भी लोडिंग गाड़ी बेच के, एप्पे गाड़ी लिए, 2 फ्लैट बेच के, फिर हमने गाड़ी, घर लिए। घर लेने के बाद घर के पैसे वगैरह फेड़े हमने पूरा अच्छे से। उस टाइम पे समझ लो 4-5 लाख का घर था वो घर लिए। उसके पैसे फेड़ने के बाद फिर मैं भी थोड़ा अच्छा कमाने लग गया, अच्छा खासा मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई अच्छा खासा। फिर थोड़ा, असल में क्या होता, गरीब टप्पे में तो बीसी वगैरह ज़्यादा डालते, हाँ। तो इसके लिए मैंने बीसी लगाया था एक दो जगह। तो उससे हमको रिफंड हो जाता था साल का 50,000 रुपये, तो हाँ। उसमें हम घर के पैसे फेड़ देते थे। फिर इससे उससे लेके थोड़ा फेड़े थे, फिर उसको थोड़ा लेट दिए, किसको जल्दी दिया, ऐसा करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी घर हो गया ये था, खुद का मतलब घर खुद ले का घर लिया हो आप। गया था। फिर उसके बाद तो मेरी शादी का भी बात चालू था घर में, तो अम्मी के आगे मैं नहीं जाता था। गरीब थे, गरीबी बहुत ज़्यादा देखे थे, तो क्या आगे जाना, मतलब। तो मैं बोला आपकी मर्ज़ी, जो आप बोलेंगे वो बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने देखे रिश्ता वगैरह, पहली बारी में रिश्ता हो गया, अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरी भी शादी हो गई। शादी के बाद की जो लाइफ थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा मेरा। फिर भी मैं आर्म रेसलिंग करता रहा, अच्छा। आर्म रेसलिंग करता रहा, आर्म रेसलिंग को मैं नहीं छोड़ा, मतलब कुछ भी हो जाए आर्म रेसलिंग नहीं छोड़ा मैं, आर्म रेसलिंग करता रहा। फिर उसके बाद जो है, लॉकडाउन के 19 या फिर 18 में ऐसा कुछ प्रो पंजा लीग आया था, इतना अच्छा। वो नहीं, प्रो पंजा लीग आया था। तो पहला उनका कंपटीशन था दिल्ली में, हम्म। दिल्ली में मैं खेला था प्रो पंजा लीग। वहाँ खेलने के बाद तो मेरा कुछ लगा नहीं था, कि मैं वो टाइम पे मेरा वेट था 48 किलो, तो वहाँ था 60 किलो वेट। तो मैंने फिर भी खेला था। उस टाइम मैं पहली बार मेरे जेब के खर्चे से गया था मैं, अच्छा। जेब के खर्चे से गया था, मेरे पास पैसे वैसे थे जब अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं गया खेलने के लिए वहाँ, खेला वहाँ, तो हार गया मैं वहाँ, ऐसा हो गया। तो प्रो पंजा लीग के बारे में आपको किसने बताया? प्रो पंजा लीग जैसे आया था, हमारे को ऐसा पॉम्पलेट आते थे पहले ओके। ग्रुपों में, तो उसमें मार्केटिंग मालूम के हुआ जरिए था, आपको पता चला। यहाँ पता चला था हमारे को क्या प्रो पंजा लीग है, अच्छा कंपटीशन होने वाला है। फिर हमने खेले। फिर उस टाइम पे प्रो पंजा लीग वालों ने फिर मुझे भी कांटेक्ट किए, अच्छा। उन्होंने देखे, क्योंकि एक पहला एटलीस्ट हूँ मैं इंडिया में जो सोशल वर्कर हूँ। ओके। सबसे पहले फॉलोअर्स मेरे ही थे, सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स, सबसे ज़्यादा नाम मेरा ही था इंडिया में पूरे, कोई आर्म रेसलर का नहीं था। तो प्रो पंजा लीग वालों ने पहला कांटेक्ट मेरे को किए। परवीन दवा सर जो कि एक्टर है, अच्छा। और प्रीति जंगाने मैम, मोहब्बत है फिल्म की हीरोइन है वो,
विधवा जो होते विधवा है वो प्रीति यंगना मैम है, वो ये लोग से मेरे को मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं बोला अरे कि रोनी लाइक हीरो मतलब एक कंपटीशन ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो उनको देखने के बाद एक और उम्मीद जग गई आर्म रेसलिंग की मेरे को। फिर मैंने सर ने बात की, मेरे परिंदवा सर, तो पहली बार ही बहुत खुश हुआ मैं कि यार हीरो ने मुझे बात की है। तो माशाल्लाह उनका नेचर बहुत अच्छा है। उनका एक ही मकसद है कि भाई आर्म रेसलिंग के गेम आगे बढ़े, खुद से कुछ मतलब नहीं है उनको, सिर्फ आर्म रेसलिंग आगे बढ़े। वो ये सोचते हैं, आज भी यही सोचते हैं। तो प्रो पंजा लीग खेला मैं, उसके बाद फिर उनका मेरा अच्छा कांटेक्ट हुआ। उन्होंने एक हेल्प की कि जहाँ भी प्रो पंजा का मैचेस होगा मोहसिन आपको वहाँ फ्री रहेगा, सब आना जाना हर चीज़ आपको फ्री रहेगा। तो वो लोग से मेरे को एक बहुत अच्छा लगा। फिर भी मेरे अम्मी नहीं बोलते रहे कि मत खेल मत खेल, बहुत टाइम तक अभी अभी तक नहीं बोले मुझे। तो मैं फिर बहुत अच्छा लगा मेरे को, फिर घर में सब बताया कि ऐसा ऐसा है। फिर खुश हुए घर वाले सब। फिर लाइफ चलते रही। फिर प्रो पंजा लीग रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ। रैंकिंग होने के बाद फिर उसमें पार्टिसिपेट किया मैंने, प्रो पंजा का। उसमें ऐसा था जैसा रैंकिंग खेलेंगे आप तो उन्होंने लीग निकाले थे, जैसा रैंकिंग खेलेंगे तो आप लीग खेलेंगे। रैंकिंग में 18 तक रैंक था। अच्छा। और रैंक लगना है आपको आपके वेट में, 60 kg में वेट ही उसका 60 kg स्टार्ट होता है। तो वो वेट में रैंकिंग आपको लगना है। रैंक खेलने के बाद 18वां रैंक लग गया, उसके बाद आप लीग खेल सकते हैं। और वो लीग ऐसा लीग है, वो बहुत बड़ा लीग है। पूरे वर्ल्ड में ये लीग नहीं होता है सिवाय इंडिया में, अपने इंडिया में ही होता है ये लीग, बाकी कहीं नहीं होता है। बाहर के प्लेयर भी चाहते हैं कि लीग में हम भी खेलें। तो पहला सीज़न जो हुआ था हमारा दिल्ली में 2023 में, 2023 का जो लीग था उसके अंदर मेरा परफॉर्मेंस सबसे हार्ड था, सबसे अच्छा था। सबको लगता था कि ये एक प्लेयर है मतलब जो एकदम जुनूनी है। ये जैसा मेरा एक गेम था, ऐसा मैं रोक कर खेलता था। अच्छा। ये गेम को मतलब एक बहुत अच्छा लगता था सबको, क्या भाई इसके अंदर इतना पावर है, रोक के कैसे खेलता है। तो मैं जब प्रो पंजा लीग खेला तो पहला सीजन खेला, वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा, एकदम एक नंबर मैंने अच्छा खेला। एक फाइट हारा था मैं, फिर उसके बाद 2 फाइट जीता था, वो भी एकदम तगड़ी फाइट जीता था। क्योंकि एक प्लेयर है एमपी का सचिन तोमर, उसने मुझे तो 2 बार बीट किया था। एक बार है तो शेरू क्लास में बीट किया था, एक बार है तो जब मेरा वेट 50 किलो था। तो आपको दोनों का वेट सेम रहता है क्या? हाँ वेट तो सेम रहता है, मतलब उसमें क्या हो जाता ना, मेरा वेट कम ही रहता था हर बारी। अच्छा। हर बारी मेरा वेट के मैं खेलता था 60 किलो में, 55 किलो में वेट कम रहता था मेरा। हम्म। 48 होता था या फिर 50, इतना ही रहता था मेरा वेट। तो इसमें फिर है तो सचिन तोमर प्लेयर जो है उसने मुझे 2 बार बीट किया था। तो फिर नेक्स्ट टाइम हमारे मज्जू भाई उन्होंने बोले कि मोहसिन तेरे को इसको हराना है। बोला ठीक है। तो वो मुझे मिल गया, लीग में मिल गया सीज़न 1 में। फिर लीग में वो था लुधियाना लायंस टीम से, अच्छा। मैं था बड़ौदा बादशाह टीम से। तो मेरा उसका फाइट आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको इतना अच्छे से पहला बीट किया, एकदम सुपर ही एकदम। उस टाइम मेरा वेट था 55, उसका था 60। उस टाइम भी फिर मैंने खेला, फिर मैंने उसको हराया फिर अच्छे से। पहला उसमें क्या होता है, अंडर कार्ड में मेरा मुकाबला था। अंडर कार्ड में ऐसे होता है 3 फाइट होती है, उसमें 2 जीतना पड़ता है, आपको पॉइंट 2 ही मिलते हैं। पहले 1 पॉइंट मिलता था, एक ही पॉइंट। सीजन 2 में मतलब 2 हो गया। तो इसमें ऐसा हो गया, फिर मैंने उसको पहले बीट किया एकदम सुपर ही, फिर मेरे को लगा भी गया। फिर दूसरा फाइट हुआ मेरा, दूसरे में फिर उसको होल्ड करके मारा मैं। जितना था मेरा पहले का 2 फाइट का, वो पूरा कसर एक फाइट में मैंने निकाल दिया उसको। उसको बोल कर चिल्ला कर अच्छे से बीट किया मैं। जब फिर अच्छा लगा मेरे को, मेरी टीम मतलब उस टाइम पे वो टीम मेरी जो थी वो मेरे पॉइंट के वजह से ही जाने वाली थी आगे ऊपर। फिर उस टाइम उसको हराया मैं अच्छे से। मेरे को दिल को सुकून लगा कि मेरा जो बदला था वो पूरा हो गया। आर्म रेसलिंग में क्या होता है ना, बदला बहुत जल्दी लेता है प्लेयर। हम्म। क्योंकि जब हार जाता है ना बहुत टेंशन होता है, और उस टाइम ऐसा था मैं कभी हारा नहीं था। मेरे वेट में इंडिया में किसी ने मुझे हराया नहीं अभी। 50 किलो 55 किलो में नहीं हारा हूँ मैं, कभी नहीं हारा हूँ। बल्कि 50 55 होते हुए मैं 60 में भी खेलता था, उसमें आता था प्राइस, ऐसा नहीं कि नहीं, कभी सिल्वर कभी गोल्ड, लेकिन आता था। लेकिन 50 और 55 में मुझे किसी ने बीट नहीं किया। मेरा रिकॉर्ड रहा कि उसमें गोल्ड ही रहा मेरा। जैसे कि आज मेरे पास है 14 गोल्ड मेडल्स। उधर गिनेंगे आप तो 14 है, और नेशनल गिनेंगे तो 17 है। और वैसा प्रो पंजा लीग का एटलीस्ट भी हूँ मैं, जो कि प्रो पंजा लीग बहुत ऊंचे लेवल का गेम है।
और अच्छे लेवल का है। तो इसमें तो पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत प्लेयर सोचते हैं, आना चाहते हैं। तो सीज़न 1 में अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा। फिर प्रो पंजाब लीग में इंटरनेशनल लेवल रहता है या फिर इंडिया के हम एथलीट होते हैं? इंडिया के नेशनल लेवल होता है असल में वो। अच्छा नेशनल लेवल होता है लेकिन टीम का होता है वो, जैसे कि पीपीएल है उसका नाम, अच्छा। प्रो प्रो पंजाब लीग पंजाब लीग। पीपीएल। जैसे कि अपना एपीएल होता है अच्छा क्रिकेट, उसी तरीके से पीपीएल होता है। ठीक है। सेम उसी तरीके से ही होता है ये, इसमें भी पॉइंट्स का मसला होता है। हर सिर्फ इंडियन प्लेयर रहते हैं उसके अंदर? इंडियन प्लेयर रहते हैं, अच्छा पूरे इंडियन प्लेयर रहते हैं इसमें। क्रिकेट के सारी कई है, मतलब आर्म रेसलिंग का जो प्रो पंजाब लीग का जो स्टेट है सोनी वैसे ही स्पोर्ट्स होता पे है। आता है ना? सोनी स्पोर्ट पे बताता है और फाइन कोर्ट पे बताता है, ओके। दोनों पे बताता है वो। तो उसमें मैंने फिर दूसरा और मैच हुआ मेरा, फिर आदर्श एमएम बोल के, एशिया का प्लेयर था वो, सेकंड मारा था एशिया में ने उस टाइम पे। उसका भी अच्छा नाम था, लेकिन मेरा तो इंडिया में नाम था, उसका एशिया में नाम था। उसके साथ मेरी फाइट हुई। अब वो फाइट जो थी मेरी, उसमें ऐसा था अगर हम उनको बीट करते हैं तो हमें तो सेमीफाइनल में हम भी नहीं जाएंगे, वो भी नहीं जाएंगे। ऐसा था वो फाइट, ऐसा था मेरा। 2 पॉइंट मेरा था, 2 पॉइंट की वजह अच्छा से सब डिफेंड था। अब जब मुझे को स्टेट पे भेजे तो हमको ये करना था कि हमको ये फाइट नहीं जीतने देना था। अच्छा। अगर वो ये फाइट जीतते लुधियाना लायंस तो वो सेमीफाइनल में सेमीफाइनल। पहुंच जाती थी। और हम तो बाहर ही थे, थोड़े मसले थे इसके लिए, थोड़ा पॉइंट कम थे हमारे, इसके लिए हम बाहर थे, बड़ौदा बादशाह टीम। तो उसके लिए तो मैं बोला ठीक है, इसको भी बीट कर दूंगा इंशाल्लाह मैं। उसका वेट भी 60 था, मेरा 50 था, 55 था मेरा। फिर सोचा मैं ठीक है, मतलब खेलेंगे देखेंगे जो इन तो इन। फिर जान लगा के खेला मैं, अच्छा खेला, परफॉर्मेंस अच्छा रहा मेरा। पहले ऐसा हो गया, मेरा थोड़ा स्ट्रैप हो गया था, तो पहला मैं बीट हो गया था, मुझे को नहीं समझ में, रोक गया था लेकिन बीट हो गया था। फिर मेरे को हो गया टेंशन। फिर हमारे नीचे से तारिक सर थे, उन्होंने हौसला अफजाई करे, जो मैनेजर थे हमारी टीम के बड़ौदा बादशाह के, कि वो उसी को जीतना है। फिर मैं बोला ठीक है, फिर मैंने उसको पहला इजीली मार दिया। फिर इजीली मारने के बाद फिर दूसरा फाइट हुआ मेरा, फिर दूसरा भी मैंने उसको आराम से बीट कर दिया। इसी तरीके से मतलब वो भी टीम बाहर हो गई, हम भी बाहर हो गए। मतलब हमारे मकसद था हम बाहर हुए तो भाई आपको भी बाहर करेंगे, आपको भी सेमीफाइनल में नहीं जाने देंगे, हम भी नहीं जाएंगे। ये 2 पॉइंट बहुत अहम थे मेरे लिए। अब फाइनल कौन जीता था तब? उस टाइम पे तो फाइनल जीती थी जयपुर, अभी नाम है वो अच्छा टीम का, पहले नाम था जयपुर। उसका कोच्चि केडी। कोच्चि केडी। कोच्चि केडी थी 2023 में। तो कोच्चि केडी ने फाइनल जीती थी उस टाइम अच्छा। पर। हाँ, और अभी सब टीम के नाम भी चेंज हो गए। अभी जब हम्म। सीजन 2 आया तो इसमें बीच में बहुत सारे मैचेस हुए, वो मैचेस खेला मैं, मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और नेशनल भी खेला, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, खेलता रहा। लेकिन सीजन 2 थोड़ा 1 साल लेट हो गया था, सर का एक्सीडेंट हो गया था। सर बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, परवीन सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा तो सीजन 2 हो नहीं पाया था। 1 साल के बाद 2025 में हुआ फिर सीजन 2। अभी हुआ क्या? अभी हुआ सीजन 2, अगस्त में तो मैं वही शूट था। करके आ गए क्या आप? हाँ, शूट करके आ गया मैं। तो 1 महीना। शूट करने का टेलीकास्ट कब होता है ये? ये जैसा शूट करने डायरेक्टली मैचेस होते हैं हमारे, लाइव चलता है क्या? लाइव चलता है। अच्छा इस पे सोनी स्पोर्ट पे और फैन कोर्ट पे लाइव चलता है। तो इस बार हुआ था अगस्त में, अच्छा 1 अगस्त को। 5 अगस्त से स्टार्ट था वो सोनी स्पोर्ट पर। 5 अगस्त को मैं यहाँ से निकल गया था, 31 को। हम्म। इसमें एक ऐसी है, मतलब प्रो पंजाब लीग में फैसिलिटी बहुत है प्लेयर को, जैसा रहना खाना पीना हर चीज़ की फैसिलिटी है, अच्छा है। मतलब जैसे ये गेम जो है आर्म रेसलिंग बहुत आगे हो गया अच्छा अब, लेकिन इसको कुछ बैक सपोर्ट नहीं मिलता है असल में। और परवीन रावत सर जो है मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ इंडिया के जितने पॉलिटिशियन हैं और जो भी है, मतलब कि ये सपोर्ट करे हमारे को आर्म रेसलिंग को, कि आर्म रेसलिंग का बच्चा बच्चा बहुत गरीबी से उठ के आया है। जैसे मेरा, मैं बताया हूँ कि मैं जिस तरीके से पहुँचा हूँ ऊपर, ऐसे शायद ही कोई प्लेयर कोई गेम में पहुँचा हूँगा जिस तरीके से मैं आर्म रेसलिंग में पहुँचा हूँ। और मेरा मकसद ही यही है, जैसे मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, हर जगह सिखाता हूँ, मैं किसी को फ्री ट्रेनिंग है, यही सोच के कि मेरा जो वक्त था ये वक्त बाकी प्लेयर को ना देखना पड़े। इसके लिए उनको मैं सिखाता हूँ कि भाई आप खेलो, मैं हूँ, अब मैं आपकी बात करके नेशनल लेके जाऊँगा। पहले कैसा होता था, नेशनल जाएंगे कैसा सोचेंगे, बहुत सोचता था पता नहीं इंसान, होता था किसी पता को। नहीं होता था। और लेकिन आजकल कैसा है, क्रिकेट फुटबॉल वही पता है सबको। हाँ, यही पता है सबको। तो इसके लिए हमारा आर्म रेसलिंग का जो है सोशल वर्कर, मेरे को बहुत सारे एसएमएस आते हैं,
फिर बहुत सारे प्लेयर भी सोशल वर्कर बन गए, उनके भी बहुत सारे फॉलोवर्स हो गए। अभी टॉप पर हमारा प्रो पंजा का अभी चैनल है, वो भी बहुत टॉप पर है। तो इसी जरिए से सब पता चल जा रहा है आजकल में, पहले पता भी नहीं होता था क्या हम्म। हो रहा है आर्म रेसलिंग, क्या नहीं हो रहा है। तो अब तो सब कॉमन ही हो गया, मतलब आर्म रेसलिंग। तो आर्म रेसलिंग को सपोर्ट पहले से नहीं मिला किसी का, ना कोई नेता का मिला है, ना कोई किसी का नहीं मिला है। आर्म रेसलर को मतलब जब कंपटीशन लेना रहा, समझ लो हम लोग कंपटीशन लेते थे तो हमारे जेब के पैसों का कंपटीशन लेते थे हम, सब लोग पैसे जमा करते थे हम, और कम्पीट करते हैं। कंपटीशन कराना है। और शहर औरंगाबाद में हमारे आवेश भाई वो बहुत मेहनत करते थे, बॉडी बिल्डिंग करना, उसमें एक आधी कंपटीशन आर्म रेसलिंग का रख लेना। फिर प्रो पंजा लीग आने की वजह से बहुत अच्छा हुआ, आर्म रेसलिंग को वैल्यू बढ़ गई एकदम से। अच्छा। और उन्होंने बहुत मेहनत किया, पूरे वर्ल्ड में आर्म रेसलिंग का नाम हो गया। इंडिया से, इंडिया में जो आर्म रेसलिंग हो रहा है अभी प्रो पंजा लीग, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। बाहर के प्लेयर की भी एक सोच है क्या वो लीग में हमें भी लो, हम भी खेलना चाहेंगे। अच्छा। तो उनको भी मौका मिलेगा। सीज़न 2 में हमारे परिंदवा सर ने भी अनाउंस करे थे क्या नेक्स्ट सीज़न 3 जो होगा अच्छा। उसके अंदर फॉरनर को भी लेंगे अपन। इंटरनेशनल लेवल तक लेके हाँ, जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल। और अभी ये जो है सोनी स्पोर्ट पे बताता है, यार फाइन कोर्ट पे भी बताता है, लेकिन प्रो पंजा खेलने से पहले अपने को रैंकिंग टूर्नामेंट खेलना होता है। अगर से आपका रैंक लगता है तो आप लीग खेल सकते हैं। अच्छा। अगर से आपका लीग नहीं, ये रैंकिंग नहीं लगा है, रैंकिंग रैंक नहीं नहीं आया तो आया, आप नहीं खेल लीग सकते नहीं हो। खेल सकते आप। उसमें रैंक होते हैं अलग रैंक अलग। होते हैं अलग अलग, 18 तक रैंक होता है, हर अच्छा। वेट का 18 रैंक है। अच्छा। आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, फिर खेलना है आपको। हर वेट में 18 पार्टिसिपेट होते हैं मतलब नहीं, 18 रैंक होता है, 18 तक रैंक। 18 पार्टिसिपेट रैंक तो रहते कितने हैं। भी होते, कितने भी टोटल होते प्लेयर कितने रहते हैं टोटल। सब? जैसा सीजन 1 में तो तकरीबन एक 1000-1200 प्लेयर होंगे, अच्छा। लेकिन इस बार मेरी सोच है, इस बार जो प्लेयर होने वाले वो तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। हाँ। जैसा मैं सोचता हूँ एक ग्रुप में, जैसे कि अपन सोचेंगे ना, तो 300 प्लेयर तो कहीं नहीं रहे एक ग्रुप में, और भी हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इतना क्रेज आ गया आर्म रेसलिंग को अभी प्रो आपकी पंजा टीम लीग में से। कितने प्लेयर होते हैं? 32 प्लेयर होते हैं एक टीम में, एक टीम में। इसमें कुछ वुमेन भी होती है अच्छा। और कुछ मेन, ऐसे हाँ। मतलब दोनों मिला के होते 32 में, वुमेन कम होती है, मेन ज़्यादा होते हैं असल में। तो 32 प्लेयर होते हैं एक टीम में। तो सब अलग अलग, हर कैटेगरी के 3 प्लेयर होते हैं। 60 का ले लिया तो 3 प्लेयर होते हैं 60 के, 70 के 3 होते हैं, 18 के 3, ऐसा हर कैटेगरी के 3-3 प्लेयर होते हैं, ऐसे 32 प्लेयर होते हैं। वुमेन में ऐसा 55 केजी है स्टार्ट, अच्छा। हमारा 60 है तो वुमेन का है तो 55 है। उसके ज़्यादा नहीं होते हैं, उसके 3 ही ग्रुप होते हैं। तो उसमें 3 ग्रुप होते हैं वुमेन में, तो वो ज़्यादा प्लेयर नहीं होते, मतलब वो भी 3-3, 6-7 प्लेयर, 9 प्लेयर वो भी होते हैं, मतलब उसके अंदर उसके 32 बाद में से। शेरू क्लासिक में आपने कम्पीट किया? शेरू क्लासिक किया मैं, शेरू क्लासिक में भी सिल्वर भी है मेरा, गोल्ड अच्छा। भी है, ब्रॉन्ज भी है, हर तरीके से मैंने शेरू क्लासिक भी किया। अभी नेक्स्ट टाइम जो शेरू क्लासिक हुआ था कि अभी 2024 में, मतलब नवंबर में हाँ। 25 का शेरू क्लासिक में जाऊंगा मैं खेलने के लिए। अच्छा। 24 का जो शेरू क्लासिक था, इसमें मैंने बहुत अच्छी तैयारी किया था, कि उस टाइम में तो स्टेट था जो कि रमज़ान में आ गया था, मैं अच्छा। रोज़ा था। स्टेट में इतना नहीं गया था मैं खेलने के लिए स्टेट, क्योंकि रोज़ा था, रोज़े में हालात ख़राब हो जाती हाँ। इसके लिए। फिर मैं तो नेशनल होने वाला था, उसकी तैयारी करा, फिर मैंने दबा के अच्छी तैयारी किया, एकदम मस्त तैयारी करने के बाद फिर मैं तो नेशनल गया खेलने के लिए नागपुर में। फर्स्ट टाइम मैंने 2024 में वेट गेन किया मेरा। अच्छा। मेरा वेट किया 60 केजी मैंने, क्योंकि हर बारी होता था मेरा वेट कम पड़ जाता था और खेलता था बड़े वेट में। ट्रेनिंग चालू कब किए थे फिर आपने? फिर मैंने प्रैक्टिस, जैसे पहले तो नहीं था प्रैक्टिस, फिर अभी है तो एक साल से मैंने बस एक साल से 2024 से जिम ही, करते हो आप? हाँ 2024 से ही, मतलब 2024-25 से ही मतलब जिम प्रॉपर एकदम कंफर्ट जो है आज के पीरियड में मैं जिम कर रहा हूँ इतने सालों में। 2024 में क्या हूँ अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से, जिसमें मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। मैंने वेट गेन किया 60 केजी, 60 केजी में मैंने स्टेट खेला। अच्छा। वहाँ मतलब उतनी तैयारी नहीं हुई थी, वेट तो बढ़ गया था लेकिन उतनी पावर नहीं आई थी। तो फर्स्ट टाइम स्टेट में मैं हारा, समझ लो 60 केजी में। खेलता था 50-55, उसमें किसी ने नहीं हराया स्टेट में भी। तो 60 किलो खेला मैं, 60 किलो में मेरा सेकंड आया 2024 में। तो मैं ठीक है कोई बात नहीं। उसी टाइम फिर शेरू क्लासिक भी था, 4 दिन छोड़कर शेरू क्लासिक हुआ।
फिर वहाँ से टिकट निकाले, औरंगाबाद आए, औरंगाबाद में थोड़ा रुके, फिर शाम में शेरू क्लासिक मुंबई गए खेलने के लिए। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद फिर हमारा एंट्री वगैरह हुआ, फिर वहाँ भी मैंने 60 किलो में पार्टिसिपेट किया। यहाँ अच्छे तगड़े मैच ये हुए थे मेरे, फिर भी वहाँ और खेला मैं। अब कुछ प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने स्टेट खेले, शुरू में नहीं आए थे, लेकिन मेरे को एक था, मैंने तैयारी करा था, मैं गया था वहाँ खेलने के लिए। लेकिन वहाँ भी ऐसा हुआ, शेरू क्लासिक में मेरा फोर्थ लगा, मेरा हाथ हो रहा था बहुत ज़्यादा पेन। एक जज्बात में जाकर मैंने खेल लिया, लेकिन हाथ पेन होने लगा तो मैं बीट हो गया। फर्स्ट टाइम बीट हो गया मैं, जहाँ से मेरा मेडल नहीं आया समझ। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारा, फिर मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। फिर और अभी मैंने तैयारी किया। फिर इसके बाद हमारा सीज़न 2 आ गया, अनाउंस हुआ प्रो पंजा के पेज पे, या सीज़न 2 होने वाला है 5 अगस्त को सोनी स्पोर्ट पर। फिर हमारा टिकट वगैरह लोग ने निकाल लिए। 1 तारीख का टिकट था मेरा, 31 तारीख का था, 31 जुलाई का टिकट था, वो निकाले टिकट। ग्वालियर में हुआ ये प्रो पंजा लीग सीज़न 2, महात्मा गांधी स्टेडियम में। इसमें हमारे आपका इनकम सोर्स कैसा रहता फिर इनकम का तो कंपटीशन में? ये प्लेयर को खरीदते हैं, पहले बोली लगती है प्लेयर अच्छा। की, रैंकिंग होने के बाद अल्ट्रा रैंक आ गया आपका, फिर सब प्लेयर की बोली लगेंगी। 6 टीम्स होती है इसके अंदर, तो 6 टीम्स के अंदर जैसे मेरे को अभी खरीदा, पिछली बारी का हमारा एग्रीमेंट था, 2 साल का एग्रीमेंट होता है, सीज़न 1 सीज़न 2 का एग्रीमेंट था मेरा। पहली टीम ने मेरे को बड़ौदा बादशाह ने खरीदी थी। अच्छा। तो वो एग्रीमेंट था हमारा 2 साल का, लेकिन बीच में सरकार एक्सीडेंट होने के लिए एक बार और बढ़ गया था, वो 3 साल हो गया था। अच्छा। 1 साल गैप, 2 साल ऐसा हो गया। तो 2025 में फिर अभी वापस से सीज़न 2 हुआ। फिर सीज़न 2 में फिर मैंने अभी पार्टिसिपेट करके आया हूँ। इसके अंदर हमारी टीम का नाम चेंज हो गया था, एमपी हथौड़ास हो गया था हमारी टीम का नाम, और भी बहुत सारी टीमों का नाम, कुछ ओनर भी चेंज, ऐसा सब हो गया था। एमपी हथौड़ा से खेला हूँ मैंने ग्वालियर में। और अभी प्रो पंजा लीग भी आप खेलते हो, तो आपने इतने स्ट्रगल के बाद सब कुछ अचीव कर लिया, मतलब आज इस मुकाम पे पहुंच गए। पहले आपने इतना सब पैसों के लिए भी स्ट्रगल किया, ट्रेनिंग के लिए स्ट्रगल किया, कोई सपोर्ट नहीं था आपको, लेकिन आप इस मुकाम पर पहुंच गए फाइनली। यही बोलना चाहूँगा हर एथलीट्स को, क्या देखो मेरी लाइफ जो है, तो ऐसी लाइफ किसी को ना हो, अल्लाह करे। सब अपनी लाइफ पे ध्यान दे, कोई शौक पानी ना करे। जो गेम कर रहे हो आप, तो गेम पर फोकस करें। ये ना देखे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। आप ही कर पाएंगे, आप ही है सब कुछ, ये मैं सोचता हूँ। तो अभी हमने मोहसिन सर के स्ट्रगल के बारे में जाना, उनकी लाइफ के बारे में जाना। अब हम करते हैं इनसे क्वेश्चन आंसर। जब आप compete करते हो तो आपका अपोनेंट जब सामने होता है, तो आपका माइंडसेट तब क्या होता है आपके? देखिए हमारा माइंडसेट ये होता है, पहले तो माइंड फ्री रखना पड़ता है। अच्छा। सबसे अहम ये है कि आपका माइंड फ्री होगा तो हम उसको बीट कर पाएंगे। तो माइंड फ्री रखना पड़ता है, जैसे कि रेफरी जब रेडी को करता है उसको तुरंत ही फास्ट पिन करना होता है। ये अहम है सबसे ज़्यादा, बाकी माइंड में दूसरा कुछ नहीं चलना चाहिए। नेशनल जीतने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस था? नेशनल जीतने के बाद तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि आगे और खेलना है, क्योंकि जब लोग मुझे नेशनल चैंपियन बोलते थे मेरे को बहुत खुशी होती थी। तो नेशनल के बाद भी और भी मैंने मेहनत किया, और भी बहुत सारे कंपटीशन खेला। अच्छा लगा मुझे नेशनल के बाद, बहुत अच्छा। अगर किसी को आर्म रेसलिंग करनी है, तो उसे क्या ट्रेनिंग मेथड लेने चाहिए या क्या डाइट करनी चाहिए, उसके बारे में बताइए। आर्म रेसलिंग किसी को सीखना है तो पहले इसका वर्कआउट होता है आर्म रेसलिंग का, जो कि अभी नॉर्मली मतलब हर जगह मिल जा रहा है वर्कआउट देखने को, जैसे यूट्यूब पे। ओके। या फिर मेरा यही बोलना है, अच्छा कोच होना चाहिए। अच्छा। कोच बिगैर सब झूठ बात है। कोच होना चाहिए, अच्छा कोच तलाश करना है। आप जैसे औरंगाबाद में हो तो मैं हूँ, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मैं स्पीड फिटनेस जिम में रहता हूँ कंटिन्यू, समी सर के हमारे। वहाँ आकर मेरे से कुछ ट्रेनिंग ले सकते हैं आप, फ्री में दूंगा मैं ट्रेनिंग माशाल्लाह। तो उसके कुछ ट्रेनिंग होती है, उसके कुछ हार्ड वर्क होते हैं, और उसमें कुछ ट्रिप भी होती है, वो भी सीखना पड़ता है हमें। ट्रिप और पावर के बगैर ये गेम अधूरा है। अच्छा, इसमें आप डाइट क्या लेते हो स्पेशली आर्म रेसलिंग के लिए? और वाली चीज़ जितना खाएंगे आप, तो उस पर वही डाइट है मेन, जैसे कि अपना खाना ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए, और एक्स्ट्रा में मतलब जो पावर के लिए है वो चीज़ ज़्यादा खाना चाहिए आपको। बाकी बस ये सब है कि पावर जमा करना है आपको, सबसे अहम। तो आजकल का जो हमारा यूथ है, जो इधर उधर भटक गया है, जिसे compete करना है या फिर जो भी गलत चीज़ें कर रहा है, तो उन्हें क्या आप टिप्स देना चाहोगे?
मैं ये टिप देना चाहूँगा आज के यूथ को, क्या वो स्ट्रगल करे। स्ट्रगल ये करे, आपको कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, आपकी लाइफ पे ध्यान देना है। आप जो गेम में इंटरेस्ट रखते हैं वो गेम को फॉलो करना है। बहुत ही इजी है, मतलब आप जब फॉलो करेंगे, आप जब उसमें जाएंगे तो आप बुरी चीज़ से बचें। एक स्पोर्ट जो है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि स्पोर्ट में लगे आप, आपकी फिटनेस में लगे, चाहे कोई भी गेम हो। मैं तो ये चाहूँगा कि आर्म रेसलिंग में आप आए। आर्म रेसलिंग एक ऐसा गेम है, इसमें तो सिर्फ पावर लगता है, पावर के लिए इंसान सब कुछ छोड़ देता है। या उसको लगता है कि भाई मुझे मेरी पावर कम है, तो वो कोई नशा भी करता है तो वो छोड़ देगा, फिर वो बोलेंगे नहीं भाई मेरे को इसने हरा दिया, पावर की कमी की वजह से मेरी कुछ गलती। तो आप लोग के तो गलत काम ना करें यूथ, ऐसा कोई गेम पकड़े जिससे आपको फ़ायदा हो, जैसे कि आर्म रेसलिंग, जिसमें आप कोई गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। कि ये मेरी लाइफ है, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ किया हूँ, क्योंकि मैंने भी कोई शौक नहीं किया हूँ कभी इसी वजह से कि भाई पावर कम हो जाएगा अपना। इसके लिए तो नशा पानी ना करे, एक गेम पे फोकस दिए। ज़्यादातर औरंगाबाद से हो तो औरंगाबाद में मैं हूँ, मेरे से ट्रेनिंग ले और आर्म रेसलिंग में पार्टिसिपेट करें। अच्छा, तो आर्म रेसलिंग के लिए क्या स्पेशल वर्कआउट लेना चाहिए, क्या टेक्निक फॉलो करनी चाहिए? जैसे कि किसी किसी का हाथ टूट जाता है आर्म रेसलिंग के दौरान, तो उससे नहीं, वो चीज़ ना हो, उसके लिए हमें क्या ट्रेनिंग लेनी चाहिए? हम जब टेबल पर हाथ रखते हैं तो अपना जो रिक्स होता है, ये रिक्स अपनी मजबूत होना चाहिए। रिस्ट मजबूत उसकी जो होनी चाहिए। पकड़ है आर्म रेसलिंग की, वो हम्म। आपको प्रॉपर आना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे प्लेयर ऐसे पकड़ लेते हैं, यूँ हम्म। कैसे भी, मतलब ये नहीं है। आर्म रेसलिंग एक ऑफिशियली गेम है, इसको परफेक्ट उतरना पड़ता है आर्म रेसलिंग को, तो उसको सीखना भी पड़ता है। तो उसकी टिप है थोड़ी, वो टिप आपको सीखना पड़ता है, जिससे आपका हाथ नहीं टूटेगा, आपको इंजरी नहीं होगी। और इसके जो वर्कआउट है वो हार्ड वर्क है, वो आपको करना होगा। जैसे कि आप टॉप खेलते हो तो आपको टॉप की तैयारी करना होगा, जैसे कि आप हुक खेलते हो तो हुक की तैयारी करना होगा आपको। मतलब इसमें एक दो तीन गेम होते हैं, टॉप होता है, हुक इसके होता लिए है। कुछ फोर आर्म्स की एक्सरसाइज करनी होती है कि नहीं? इसमें तो जो गेम आप मैं मायने रखता है आपके लिए गेम, जैसे मैं टॉपर हूँ, मैं टॉप खेलता हूँ तो अच्छा। टॉप की मुझे तैयारी करना होगा। टॉप में राइजिंग होता है, होल्डिंग पावर होता है, फिर इसमें आपको तो बैक प्रेशर लगाना पड़ता है, आपके शोल्डर भी होना चाहिए, या जिस्म के मतलब हाथ से जिस्म का पूरा हर कनेक्शन मिलना चाहिए। कनेक्शन टूट गया आपका तो आप हार भी सकते हैं। तो इसके लिए सभी चीज़ मजबूत होना चाहिए। टॉप रोल हो तो आपको रेसिंग करना चाहिए सबसे ज़्यादा, हुकर हो तो आपको बैक प्रेशर होना चाहिए, अच्छा, ऐसा होता है। बाकी तो तो एक हमें बताइए ना, कैसा ग्रिप कैसे लेने की हो? जैसे आर्म रेसलिंग की ग्रिप जो होती है, थंब डाउन होता है, अच्छा। और बाकी सब ऐसे पकड़ते हैं, ये नहीं है, ये प्लेयर नहीं है, ऐसे पकड़ना होता है आपको। ऊपर। मैं भी ऐसे पकड़ूँ, आपका थंब दिखना चाहिए, ये ओके। नेशनल रूल्स है। अब इसके अंदर कुछ ट्रिक होती है, जैसा आप टॉप खेलते हो तो आपको पहले रेजिंग करना है, ऐसा। ऐसा आपके तरफ हराना है सामने वाले को। अगर आप हुक खेलते हो तो आपको हुक मारना होगा पहले, अटैक। हम्म। पहले जो अटैक करेगा तो वो बेस्ट होगा, नहीं तो फिर पावर ज़्यादा लगेगा फिर। तो जैसे मैं टॉप खेलता हूँ तो मैं डायरेक्ट फिंगर पे अटैक करता हूँ सामने अच्छा, वाले की, ऐसे ही। ऐसे ही एकदम। और जैसे आप हुक खेल रहे हो तो आपको मेरी रिक्स पे अटैक करना होगा, पुल करके आपकी तरफ। ओके। तो ये टेक्निक होती है आर्म रेसलिंग की। और इसके भी बहुत सारे वर्कआउट होते हैं जो कि मैं भी अभी धीरे धीरे बच्चों को बता रहा हूँ उधर हमारे जिम में, और कुछ वीडियो भी आएंगी मेरे, इसके अंदर भी आपको बताऊंगा। बाकी मतलब तो ओवरऑल आपको ट्रेनिंग करना ही है, मतलब ट्रेनिंग, जिम में भी? हाँ जिम में भी जैसे कि चेस्ट मारो, बाइसेप्स मारो, बरोबर, बैक मारो, शोल्डर मारो। आर्म बरोबर रेसलिंग के लिए भी सब चीज़ें ज़रूरी है। ज़रूरी है, बरोबर, जैसे सब हर एक मसल ट्रेन होना ज़रूरी है। ज़रूरी है, बहुत और ज़रूरी है। ट्रेन के लिए भी अपने को जो बरोबर, डाइट का फूड है, जैसे कि एग्स हो गया, दूध हो गया, अच्छा बरोबर, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। ये भी लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। वर्कआउट होना चाहिए, फिर हम्म। बाद में थोड़ा सा आर्म रेसलिंग के जो है हाँ, वो वो होना तो चाहिए। आपको ऐसा जो प्रैक्टिस गेम जो भी खेलते रहेंगी प्रैक्टिस तो होना वो चाहिए। नहीं। और सबसे अहम ये है कि आप टेबल पे 2 जने आर्म रेसलिंग करते रहें। इससे क्या होगा, आपका हाथ पेन नहीं होगा। आप कंटिन्यू आर्म रेसलिंग करेंगे, टेबल प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो हाथ पेन होता है, आर्म रेसलिंग में अक्सर ऐसा होता है, नवा प्लेयर आया तो हाथ के दर्द से वो खेलता नहीं है, हाँ, ये अक्सर होता है। मतलब प्रैक्टिस मैटर करते हैं ना, प्रैक्टिस, इसमें वही प्रैक्टिस करना कंसिस्टेंसी चाहिए, आप वर्कआउट भी और कर ले रहे हो, डेडिकेशन हर चीज़ चाहिए। कर ले रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस ये होना चाहिए कि अपने से हैवी वेट से खेलना चाहिए अपन ने। हैवी वेट से खेलेंगे तो अपना हाथ पेन होगा, तो वो पेन होना चाहिए। हाथ पेन होगा तो आपका आगे चलकर नहीं होगा, मतलब उसको दर्द को अपने को ख़त्म करना है।
ना इसके लिए कोई गोली लेना है अपने को, कुछ नहीं। इसके 2-4 नुस्खे होते हैं, मुझे जी। पता है। तो वो करे तो हाथ का दर्द चल जाता है, आपका दर्द थोड़ा बर्दाश्त है। जैसे ही नॉर्मली अपन ने नवा-नवा जिम लगाए तो पूरा बदन दुखता है बॉडी अपना, पेन तो करता है। वैसे ही मतलब आर्म रेसलिंग का भी नवा-नवा खेलेंगे तो हाथ दुखेगा, आपको बर्दाश्त करना है उसको। जब आपने स्ट्रगल स्टार्ट किया था, आपके फादर की भी ऐसी डेथ हो गई थी, तब आपके साथ जो लोग थे, क्या वो आज भी आपके साथ है आज? अल्हम्दुलिल्लाह वो सब मेरे साथ है। जैसे कि हमारा ताहिर भाई है, वो भी मेरे साथ है। हमारे सलमान मेरा भाई सल्लू, वो भी साथ है। मोहसिन है मेरा भाई एक, वो भी मेरे साथ है। मेरे उस्ताद लाला टाइगर, आज वो भी मुझे आज सपोर्ट उतना ही करते हैं जो पहले करते थे। इतना है कि ये लोग के सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और ये मुझे हिम्मत देते रहते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सबको कि ये अपने जो दोस्त और भाई होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। इनको अपना काम है लेके चलना, और ये जो बोलते हैं अपने अच्छे के लिए बोलते हैं। तो आप जो भी गेम में है, ये भाई लोग का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये बोलूँगा, ये भाई लोग आप भी सपोर्ट करा करो, और मेरे सरी जो प्लेयर होगा वो भी इनको समझा करें। जब आपके हालात इतने खराब थे, तो आपकी पहली इनकम क्या थी और आज आपकी इनकम क्या है? उसमें क्या डिफरेंस आया है और कैसे आया है? इसमें कैसे आपने हेल्प ली? इसके बारे में हमें बताइए। पहली इनकम तो मेरी एक 50 रुपये ही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज़्यादा है, शुक्र है अल्लाह का। क्योंकि इसके पीछे राज यही है कि आप, अल्लाह ताला जो है सबको देता है मतलब। तो भरोसा होना चाहिए, आपकी हिम्मत होना चाहिए, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जैसे मैंने अल्लाह से ही मांगा हूँ, किसी से नहीं मांगा हूँ, तो अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे पहुँचाए। इज़्ज़त से लेके दौलत से लेके हर चीज़ ने अल्लाह ने मुझे नवाजा है, शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग को भी यही बोलना है मेरा कि अल्लाह से मांगो, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। आप जब 50 रुपये कमाते थे तो अल्लाह है, आज आपको तो 50,000 भी दे सकता है। वही देने वाली ज़ात अल्लाह की है। बेशक, बस आपको काम है, बस मेहनत मेहनत करते जाओ करना, और ऊपर वाले पे भरोसा करते जाओ। भरोसा करते हैं। जैसे कि आजकल हमारा यूथ है जो बहुत गलत रास्तों पे चल गया है, और नशे वगैरह के चक्कर में भी अब बहुत कुछ सुनने में आ रहा है न्यूज़ में कि नशा, जैसे कि नशे का सामान बेच रहे हैं। अलग अलग एरिया से पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ के ले गया, आज उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। एक छोटे से नशे के चक्कर में आज उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो गई है। अगर वो उन्हें सही जगह पे सही गाइडेंस मिलता था, तो आज वो आपकी लेवल पे भी रह सकते थे। बेशक। तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? उनके कुछ मैसेज दीजिए आप यूथ को कि ये सब चीज़ों से बाहर निकले और कुछ अच्छा इंसान बन के दिखाए अपने माँ बाप के लिए। बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहूँगा अपने शहर औरंगाबाद के नौजवानों को और बच्चों को कि आप नशे के लत में ना पड़ें। ये सब नुकसान है आपके लिए। छोटे से के नशे के लिए आप आपका नाम खराब कर रहे हैं, आपके ख़ानदान का नाम खराब कर रहे हैं, आपके शहर का नाम खराब कर रहे हैं, और आपके दोस्तानों का नाम खराब कर रहे हैं। तो आप ये करें, मैं यही चाहता हूँ कि आप फ़िटनेस में आइए, वर्कआउट कीजिए, खुद को बनाइए, और कोई स्पोर्ट जॉइन कीजिए जिससे आपका नाम हो, आपके शहर का नाम हो, आपके माँ-बाप का नाम हो, ताकि अपने माँ-बाप खुश होए और अपना दोस्ताना खुश हो, एक फ़क्र हो। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मेरे जितने दोस्ताने वाले हैं माशाल्लाह सब खुश होते हैं। वजह यही है कि मैं कोई नशा-पानी नहीं करता हूँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं सर से कुछ छोटे छोटे रैपिड फायर क्वेश्चन। फेवरेट आपका वर्कआउट क्या है? फेवरेट वर्कआउट मेरा फॉरआर्म्स और रिग्स है, ओके। जो कि आर्म रेसलिंग के लिए बेहतर है। अच्छा अच्छा। तो सर आपके फेवरेट एथलीट कौन है? जैसे इंडिया क्रिकेटर में हमारे विराट कोहली सर, ये मेरे फेवरेट है। इनसे मुझे बहुत सारा सीखने को मिलता है। और एमएमए फाइटर खबीब, इससे मुझे हौसला मिलता है। अच्छा। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मुझे मिलती है उनके फाइट देखकर, और बहुत सारा देखकर मुझे एक जज्बा होता है खबीब को देखकर। खबीब सर का भी बहुत अच्छा फ़ैन हूँ मैं, और विराट सर का हमारे, इनसे दोनों को देख के मेरे को एक हौसला मिलता है। चलो, अब तक का आपका हार्ड अपोनेंट कौन था? अब तक के तो कोई हार्ड नहीं था, सबसे हार्ड मैं ही था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप आर्म रेसलिंग नहीं करते थे तो और क्या करते थे? आर्म रेसलिंग नहीं करता तो कुछ करा नहीं होता, ये जो नाम है मेरा ये भी नहीं रहा होता। लेकिन आर्म रेसलिंग शुरू से दिमाग में था, स्कूल के टाइम से अच्छा चलते आ रहा था। तो बस ये दिमाग में चलता रहा, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा। आपको इतना मोटिवेशन, इतना पावर, इतनी ताकत और इतना डेडिकेशन कहाँ से मिलता है? ये मिलता है मेरी माँ की दुआ से। मेरा अम्मी मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं। और दूसरा ये और मिलता है
अपने अमाल से, नमाज से मिलता है। और मैं जब दुआ करता हूँ, जैसे कोई मेरी फाइट होती है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और दुआ करके ही मैदान में जाता हूँ, तो इसी वजह से मिलता है। सब देने वाला अल्लाह है और माँ की दुआ है। अभी आपने 50 केजी का जो वेट था उससे आपने 60 केजी किया, मैक्स 10 किलो आपका वेट गेन हुआ हो, इसके पीछे आपका कोच कौन था वो हमें बताइए। जैसे कि मेरे कोच है समीर सर, स्पीड फिटनेस जिम से, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया वर्कआउट में, मेरे साथ खड़े हैं वो एनी टाइम। और 10 फिंगर है वो ब्रांड है मेरा, तो वो लेता हूँ मैं, प्रोटीन होता है इसका, अच्छा। वो यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल वक्त। उसमें मेरे नाम का पीनट बटर भी है, मेरी फ़ोटो है इसके ऊपर, वो लेता हूँ मैं। और इसमें बैक सपोर्ट जो है समीर सर है मेरे, जो कि जिम कोच है मेरे। जैसे कि आर्म रेसलिंग कोच मेरे लारा टाइगर है, उसी तरीके से जिम कोच मेरे समी भाई है, जो कि मुझे बहुत मोटिवेशन करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। जैसे मैं छुट्टी मार रहा हूँ तो कॉल करके मुझे जिम में बुलाते हैं। तो ये सब जो है बॉडी बनने का, ये सब समी भाई है। तो सर आज के हमारे आपको पॉडकास्ट में आके कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था हमारे साथ वो बताइए। बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ बैठने का मौका दिया मुझे। आपका बहुत अच्छा है ये जो आप कर रहे हो, बहुत माशाल्लाह, इससे बहुत अच्छा लगा मेरे को। जो मेरी लाइफ थी, एक फर्स्ट टाइम मेरे को मेरे एक लाइफ का मतलब सब बताने का मौका मिला, वो आपने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप काम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे बहुत हैं, बहुत और भी शुक्रिया। एटलीस्ट को बुलाइए आप। थैंक यू। और मैं चाहूँगा एटलीस्ट क्या, आइए भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने शहर के लिए। ऐसे ही फिटनेस के बारे में और जर्नी के बारे में, प्लेयर की और स्पोर्ट के बारे में जानने के लिए सुमेर देशमुख भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें वीडियो को, इनके सपोर्ट करें। खुदा हाफिज़। तो आज हमने जाना एक बड़े चैंपियन के बारे में कि चैंपियन कैसे बनते हैं। लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद इन्होंने अपना हार नहीं मानी, उसके बाद भी ये अपने गोल पे डटे रहे और एक आर्म रेसलिंग चैंपियन बन गए हैं, जो कि नेशनल लेवल पे और एक प्रो पंजा लीग में भी इन्होंने कम्पीट किया है। ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल पे और हमें सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलते हैं हम आपको ऐसे ही नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तो हेल्दी रहे, फिट रहे और चैंपियन बने। तो आज के हमारे स्पॉन्सर है द आर्क स्टूडियो और सीडी प्रोडक्शन। अगर आपको भी ऐसे ही पॉडकास्ट या फिर एक कंटेंट शूट करना है तो आप इन्हें कांटेक्ट करें और अपना स्लॉट बुक करें।